और सीधा रुख करते सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर की रिपोर्ट का। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति नाराजगी, ऐसी खबरें सामने आ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने नाराजगी जताई है। गजेंद्र सिंह का आकलन था 1 लाख लोगों की भीड़ का। प्रधानमंत्री की फिरोजपुर की चुनावी सभा में 1 लाख लोगों की भीड़ का आकलन था और इसके लिए सभी प्रशासनिक प्रबंध भी किए गए थे। गजेंद्र सिंह ने की ये सारी तैयारी, लेकिन सूत्रों के अनुसार मौके पर लगभग 10,000 लोग ही पहुंचे और इसी बीच इसके साथ ही हुई किसान प्रदर्शन की घटना। पंजाब सरकार की विफलता से प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में पड़ी, तो वहीं नरेंद्र मोदी को मिल गया बैठे बिठाए एक और मुद्दा। पंजाब सरकार और कांग्रेस को घेरने तथा जनता की सहानुभूति बटोरने का ये मुद्दा। लेकिन इन सब के बावजूद पंजाब प्रभारी के नाते गजेंद्र सिंह के प्रति नाराजगी अपनी जगह है। शायद अब कुछ दिनों बाद फिर से सुधरे गजेंद्र सिंह का ग्राफ। इधर राजस्थान में भाजपाई मुख्यमंत्री दावेदारों की दौड़ में सबसे आगे हैं गजेंद्र सिंह। उधर दिल्ली में गृह मंत्रालय इस घटना को लेकर काफी गंभीर भी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर कल हो सकती है सुनवाई। ऐसे में पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के निलंबन के पूरे आसार हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा मसला है और आपको बता दें कि सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर की रिपोर्ट इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति नाराजगी है, ऐसी खबरें सामने आ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने नाराजगी जताई है। गजेंद्र सिंह का आकलन था 1 लाख लोगों की भीड़ का। प्रधानमंत्री की फिरोजपुर की चुनावी सभा में 1 लाख लोगों के जुटने का आकलन था और इसके लिए सभी प्रशासनिक प्रबंध भी किए गए थे। गजेंद्र सिंह ने ही ये सारी तैयारी की थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार मौके पर लगभग 10,000 लोग ही पहुंचे और इसी बीच इसके साथ ही हुई किसान प्रदर्शन की घटना। पंजाब सरकार की विफलता से प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी खतरे में पड़ी। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक प्रकरण। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का बयान। कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना एक गंभीर मामला है। पूर्व में भारत के 2 प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एसपीजी को दी गई। पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसपीजी एक्ट में विशेष प्रावधान है। पीएम के दौरे पर सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी और आईबी की होती है। राज्य पुलिस एसपीजी के निर्देशों एवं सलाह का पालन करती है। एसपीजी की अनुमति के बिना पीएम का काफिला आगे नहीं बढ़ सकता है। एसपीजी को बताना चाहिए कि बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव कैसे हुआ। प्रधानमंत्री को 2 घंटे से अधिक समय की सड़क यात्रा क्यों करवाई गई। पंजाब के सीएम ने बताया कि किसानों के प्रदर्शन के बारे में पूर्व में जानकारी दे दी गई थी, तब भी प्रदर्शन वाले रास्ते में पीएम के काफिले को जाने की अनुमति एसपीजी ने क्यों दी। ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पर राजनीति करने की बजाय जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एसपीजी, आईबी और अन्य एजेंसियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। भाजपा द्वारा इस मुद्दे पर कांग्रेस और पंजाब सीएम चन्नी के खिलाफ की जा रही है टिप्पणियां और मुद्दे की गंभीरता को कम करती है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। प्रमुख चिकित्सा सचिव वैभव गालदिया ने समीक्षा बैठक की है। जिलों में 1 से 1.5 माह का दवाओं का स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कोरोना के उपचार में काम आने वाली दवा, टेस्टिंग किट्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, कंसंट्रेटर, 332 संस्थानों में एचडीयू बेड की उपलब्धता, कोविड वैक्सीनेशन सहित कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान गालदिया ने कोरोना में काम आने वाली 5 ड्रग मेडिसिन किट, N95 मास्क, रेमडेसिविर का 1 से 1.5 माह का स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। तो बेहद अहम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में गहलोत सरकार भी इसको लेकर गंभीर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। घूसखोरों के खिलाफ प्रदेश में लगातार कसता जा रहा है शिकंजा। आज जयपुर, उदयपुर, अजमेर में एसीबी की छापेमारी। खनिज विभाग के अधीक्षण अभियंता के ठिकानों पर रेड। योगेंद्र सिंह सहवाल के करीब 3 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो को आय से अधिक संपत्ति को लेकर मिली थी शिकायत। वैध आय से लगभग से 512% अधिक परिसंपत्तियों का खुलासा हुआ है। आवासीय, व्यावसायिक भूखंडों, फ्लैट्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बैंक लॉकर्स की भी एंटी करप्शन ब्यूरो टीम को जानकारी मिली। पहले भी एंटी करप्शन ब्यूरो में ट्रैप हो चुका है योगेंद्र सिंह सहवाल। इसके अलावा पद के दुरुपयोग के भी एंटी करप्शन ब्यूरो में 2 प्रकरण दर्ज हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो डीएसपी मांगीलाल के नेतृत्व में ये कार्रवाई चल रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमन इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बेहद अहम है पूरा मसला।
और घूसखोरों पर नकेल इस पूरी कार्रवाई के जरिए कसी गई है, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं जो घूसखोर हैं, भ्रष्टाचारी जो हैं, उन पर लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो नकेल कस रहा है। छापेमार कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से यहां पर की गई। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दिए हैं। प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाने के संकेत दिए हैं। पीसीसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संकेत दिए हैं और कहा है फिलहाल पूरी तरीके से लॉकडाउन का विचार नहीं है। हालांकि गहलोत ने आमजन से अपील की है। कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील सीएम अशोक गहलोत ने की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी आम लोगों से अपील की है कि आप कोविड गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए। हालांकि उनकी तरफ से ये भी संकेत दिए गए हैं कि अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, पर अब ऐसे में हमें भी समझदारी बरतनी होगी, सतर्कता बरतनी होगी ताकि लॉकडाउन ना लगे। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 योजना को मंजूरी दी गई है। पीएम की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ये मंजूरी दी है। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि INSTS के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। योजना लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ेगी। सब स्टेशन की लगभग 27,500 मेगावोल्ट एम्पियर परिवर्तन क्षमता का भी इजाफा हुआ। यह योजना गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी में लगभग 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बिजली परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना को 3,970.34 करोड़ रुपए यानी कि 3,970 करोड़ 34 लाख रुपए के साथ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रांसमिशन सिस्टम वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि में बनाए जाएंगे। योजना 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित RE क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। हेड कांस्टेबल द्वारा चोर को उल्टा लटकाकर बेल्ट से पीटने का ये पूरा प्रकरण है। फर्स्ट इंडिया की खबर पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने घटना को बताया अमानवीय। कहा इस प्रकार की घटना निश्चय ही मानव अधिकारों का खुला हनन है। किसी व्यक्ति की पिटाई की इजाजत कानूनी रूप से नहीं दी जा सकती। इस प्रकार की घटना आती है अमानवीय कृत्य की श्रेणी में। आदेश की प्रतिलिपि जैसलमेर एसपी को भेजकर मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट। सीनियर अधिकारी से जांच करवाकर 1 सप्ताह में मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट। आयोग 1 सप्ताह बाद 12 जनवरी को करेगा मामले की सुनवाई। जैसलमेर के सांगड़ थाने का हेड कांस्टेबल आसूराम ने पीटा था चोर को। युवक रावताराम पाली थाने का NDPS मामले का आरोपी है। इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है और मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है। तो बेहद अहम ये पूरी कार्रवाई। फर्स्ट इंडिया ने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी और उसके बाद मानवाधिकार आयोग ने इस खबर पर एक्शन लिया है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम की होगी रिस्ट्रक्चरिंग। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के प्रयास। निगम के कामकाज की समीक्षा करते हुए अग्रवाल ने जताई आवश्यकता। निगम की कार्यप्रणाली में अमूलचूल बदलाव लाने की आवश्यकता है। अग्रवाल ने कहा बदली हुई परिस्थितियों व समय की मांग का रखें ध्यान। विभाग की रिस्ट्रक्चरिंग करते हुए अधिकारियों का किया जाएगा कार्य विभाजन। विभाग की समयानुकूल और पारदर्शी लिटिगेशन पॉलिसी तैयार की जाएगी ताकि विचाराधीन प्रकरणों में समय पर जवाब मिले। प्रभावी तरीके से विभागीय पक्ष रखने, प्रकरणों को समयबद्ध निष्पादन की स्थिति में लाने की तैयारियां सुनिश्चित हो सके। अब डबल मास्क अप। सचिवालय में कोरोना के केस आने से बढ़ी सावधानी। अब सिंगल मास्क नहीं डबल मास्क लगाकर आने लगे हैं कर्मी। हालांकि बाहरी आगंतुकों को बार बार टोकना पड़ रहा है मास्क लगाने के लिए। वहीं गृह विभाग के बाद अब DOP ने जारी किए हैं 50% प्रेजेंटेशन के आदेश कि 50% कार्मिक ही उपस्थित रहें। इसके आदेश जारी किए हैं DOP ने। लेकिन अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग छोड़कर कई विभागों में पहले ही अमल शुरू हो चुका है। 50% उपस्थिति के साथ कार्यालय में आना शुरू हुआ है। आपसी एडजस्टमेंट के साथ अब तक ऐसा हो रहा है। जयपुर शहर में आबकारी विभाग को लाखों के राजस्व का चूना। पश्चिम सर्किल में वैशाली नगर में एक रेस्टोरेंट बार पर विभाग ने कार्रवाई की थी। 18 सितंबर 2021 को राजस्थान रॉयल्स रेस्टोरेंट बार पर दर्ज किया था केस। EEO गिरिवर शर्मा के नेतृत्व में बिना लाइसेंस बियर शराब परोसने का केस आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19/4/54 के तहत दर्ज किया गया केस।
केस दर्ज होने के बावजूद रेस्टोरेंट संचालक ने रेस्टो बार का लाइसेंस नहीं कराया रिन्यू और पिछले 3.5 माह से धड़ल्ले से ग्राहकों को परोस रहा है बियर। जिम्मेदार अधिकारी पश्चिम सर्किल के निरीक्षक अब्दुल जावेद का अजीब तर्क सामने आया है कि संचालक ने फीस जमा करा दी है लेकिन लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया है। सवाल यही कि जब कोई भी व्यक्ति फीस जमा कराकर ही परोस रहा है शराब, तो फिर क्या जरूरत रह जाएगी आबकारी विभाग से लाइसेंस लेने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पंजाब पुलिस की चिट्ठी से बड़ा खुलासा। पीएम के दौरे से पहले पंजाब पुलिस को अलर्ट था। 2, 3, 4 जनवरी को पीएम के दौरे के बारे में बताया गया। 24 घंटे पहले तैयारी के निर्देश दिए गए थे। एसएसपी से खुद निगरानी को कहा गया था। पंजाब के डीजीपी ने रूट को अनुमति दी थी। अब धीरे धीरे इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए कई पहलू सामने आ रहे हैं और उन्हीं में से एक पहलू ये जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो खबर आपको बता रहे हैं। 24 घंटे पहले तैयारी के निर्देश दिए गए थे। एसएसपी से खुद निगरानी को कहा गया था और पंजाब के डीजीपी ने रूट को अनुमति दी थी। इटली से कोरोना लेकर अमृतसर पहुंची फ्लाइट। पंजाब में एयर इंडिया के 125 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इटली से अमृतसर की फ्लाइट के 125 यात्री पॉजिटिव हैं। अमृतसर एयरपोर्ट के अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट में पहुंचे थे 179 यात्री, लेकिन उनमें से 125 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। और बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की है। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा ट्वीट किया और कहा कि राष्ट्रपति ने मेरी सुरक्षा पर चिंता जाहिर की है। राष्ट्रपति की शुभकामनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। वहीं रिटायर्ड आईपीएस अफसरों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। पीएम की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया है। पंजाब सरकार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग भी इस चिट्ठी में की गई है। दरअसल पीएम की सुरक्षा में चूक पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा गया कि पंजाब सरकार ने जानबूझकर चूक की है। रिटायर्ड आईपीएस अफसरों ने सीजीआई को भी इसकी कॉपी भेजी है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से राजनीति गरमा गई है। आज पंजाब गवर्नर से मिला है बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में मुलाकात की गई है। मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब हुए अश्विनी शर्मा। उन्होंने कहा कि पीएम की रैली को लेकर कांग्रेस में बौखलाहट थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाला गया। पीएम के खिलाफ सोची समझी साजिश थी और पुलिस की इजाजत के बाद ही पीएम सड़क मार्ग से गए थे। डीजीपी और मुख्य सचिव को बर्खास्त किया जाए। और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की सकारात्मक पहल की। दरअसल कोरोना संक्रमण रोकथाम की दिशा में पहल की है। यूपी में चुनावी रैलियां रद्द करने का फैसला किया गया है। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी फैसला किया है। 8 जनवरी को वाराणसी में वर्चुअल सभा होगी। इससे पहले कांग्रेस रैलियां रद्द करने का फैसला ले चुकी है और जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर पूरे देश में चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टियों के इस तरीके के फैसले वाकई में स्वागत योग्य है। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच चुनावी तैयारियां। पंजाब कांग्रेस में सीटों को लेकर डिस्कशन हुआ है। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पंजाब कांग्रेस में 60 सीटों पर सहमति बन गई है। पंजाब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में इन 60 सीटों पर सहमति बनी है और अब 57 सीटों पर आलाकमान फैसला करेगा। यानी कि लगभग 50% सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन 50% सीटों पर आलाकमान फैसला करेगा कि किसको चुनावी मैदान में पंजाब में उतारा जाए।